दुनिया में आज देखिए, कोविड-19 से मुकाबले के लिए कब तक रहेंगी लॉकडाउन की बंदिशें। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील। चीन और यूरोप के कुछ देशों में भी कम हुई सख्तियां, लेकिन पाबंदी हटाने का रिस्क नहीं लेना चाहता है ब्रिटेन। भारत में भी लॉकडाउन हटाने पर बटी राय। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। कवर स्टोरी में बताएंगे कि लॉकडाउन को लेकर क्या है दुनिया भर की सरकारों का प्लान, लेकिन पहले हेडलाइंस। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 29,000 के पार, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 23.3%। 7,000 से ज्यादा लोगों ने दी बीमारी को मात। चीन की टेस्टिंग किट में खामी के बाद 5 लाख किट के ऑर्डर रद्द। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की चेतावनी, कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं दुनिया के 1 अरब लोग। कहा, गरीब देशों को तुरंत मिले मदद। अब तक दुनिया में 30 लाख से ज्यादा केस और 2,12,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन ने जान गंवाने वाले वर्कर्स को किया याद। कारोबार पर लगातार चोट कर रहा है कोरोना वायरस। मांग में कमी से तेल कंपनी बीपी के मुनाफे में भारी गिरावट। वहीं जापान की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी निसान को 90 करोड़ के नुकसान का अनुमान। करेंगे इनमें से खास खबरों पर चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर की सरकारों को संक्रमण रोकने का जो रास्ता सबसे बेहतर दिख रहा है वो है लॉकडाउन, लेकिन इसने जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों का पहिया ठप कर दिया है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर क्या है अलग अलग सरकारों का प्लान, कवर स्टोरी में इसी पर बात। कवर स्टोरी पर चर्चा के पहले भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर नजर। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 1,674 मामले सामने आए हैं। भारत में कुल केस बढ़कर 29,974 हो गए हैं। अब तक कोविड-19 की वजह से 937 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट यानी बीमारी से उबरने की दर बेहतर हुई है और ये 23.3% है। दुनिया भर में नए केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां संक्रमण का पीक गुजर गया है। नए मामले कम हो रहे हैं और अब वहां लॉकडाउन खोलने का प्लान तैयार हो रहा है। इनमें से एक है न्यूजीलैंड, जहां कोरोना संक्रमण के 1500 से भी कम मामले सामने आए हैं और बीमारी से 19 लोगों की मौत हुई है। अब यहां कुछ व्यवसाय, आम स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन खोलने के विकल्पों में सोशल बबल्स की चर्चा भी हो रही है, जिसके तहत एक इंसान गिने चुने लोगों से ही मुलाकात कर पाएगा। बेल्जियम में इसी से जुड़ा एक मेमो लीक हुआ जो स्थानीय मीडिया तक पहुंचा। इसके मुताबिक बेल्जियम में अधिकारी नागरिकों को उनके चुने हुए 10 लोगों के साथ वीकेंड पर इकट्ठा होने की अनुमति दे सकते हैं, पर ये 10 लोग सिर्फ इसी ग्रुप में लोगों से मिल पाएंगे, किसी और से नहीं। पर बाकी देशों में लॉकडाउन से बाहर आने का रास्ता क्या है? जिन देशों ने ऐसा किया है उनसे बाकी दुनिया क्या सीख सकती है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता डेविड शुकमैन। तमाम देशों की सरकारें बेसब्री से लॉकडाउन खोलने या ढील देने के रास्ते तलाश रही है। स्विट्जरलैंड में लोग अब हेयर ड्रेसर से बाल कटवा सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। वहीं बीजिंग में सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर छात्र साथ साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वायरस फिर से फैल सकता है। संक्रमण फैलने की दर पर ही आगे की चीजें निर्भर करेंगी। इसे वैज्ञानिक R नंबर कहते हैं। जब ब्रिटेन में संक्रमण चरम पर था तो यहाँ R नंबर 3 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 3 और लोगों को संक्रमित कर सकता था। मगर फिर पाबंदियां लगाई गई और ये दर 0.7 तक गिर गई। भले ही ये अनुमानित है, मगर इस दर का मतलब है कि संक्रमित व्यक्ति औरों में वायरस नहीं फैला सकता। मगर लॉकडाउन में छूट देने का मतलब होगा संक्रमण फैलने की दर फिर से बढ़ जाएगी और दूसरी वेव आने का खतरा पैदा हो जाएगा। लॉकडाउन से निकलने के लिए वायरस की टेस्टिंग जरूरी है। जर्मनी में जांच की जा रही है कि कौन संक्रमित हुआ था और कौन अभी भी संक्रमित है। इससे पता चलेगा कि कहां संक्रमण फिर फैल सकता है। मगर अब तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी इस काम में मुश्किल हो रही है।
जरूरी है कि हम वायरस के बचे हुए मामलों का भी पता लगाएं। ऐसा करना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। इस काम में हमें आपके सहयोग की जरूरत होगी। अगला महत्वपूर्ण कदम होगा संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना। चीन में एक छोटी सी टीम को ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। ब्रिटेन में भी 18,000 लोगों को इस काम में लगाने की योजना है। ऐप के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉकडाउन में राहत देना आसान होगा। ऐप के लिए लोगों का सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि जब तक लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक यह बेकार रहेगा। सरकार को भी बताना होगा कि उसकी योजना क्या है और उसे इस ऐप से कैसे मदद मिलेगी। अगर और संक्रमित व्यक्ति का पता चला तो उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा, और ये सब अगर अगले साल तक जारी रहा तो लोगों का सब्र टूट सकता है। इसका विकल्प यही होगा कि पूरे देश को ही लॉकडाउन रखा जाए। जो भी हो, हमें खुद को नए हालात में ढालने के लिए तैयार होना होगा। जैसे कि ग्रीस में एक अस्पताल में पूरी तरह से सुरक्षात्मक पोशाक में जन्मदिन का केक डिलीवर किया गया। लॉकडाउन में कभी न कभी तो रियायत मिलनी ही है, मगर ऐसा जल्द नहीं होगा। ब्रिटेन में कोविड-19 से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 100 से ज्यादा स्वास्थ्य और दूसरी अहम सेवाओं के कर्मचारी शामिल हैं। उनकी याद में आज 1 मिनट का मौन रखा गया। बीमारी पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन में 5 हफ्ते से लॉकडाउन है और सरकार अभी ढील देने के मूड में नहीं है। ब्रिटेन इस महामारी से कैसे जूझ रहा है, बता रही हैं लंदन से बीबीसी संवाददाता नेहा भटनागर। पिछले महीने की शुरुआत तक वीना नांगला अच्छी भली थी, दफ्तर जा रही थी। 23 मार्च को पता चला उन्हें कोविड-19 है। 2 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन वो बच नहीं पाई। For us, it was reassuring that she was being looked after well. हमें तसल्ली है कि अस्पताल में उन्हें ठीक से देखा गया, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त था। उनके आईसीयू में एडमिट होने के 1 हफ्ते बाद जाकर हमारी किसी डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई। तब तक हम सिर्फ नर्सेज या एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर पा रहे थे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उन पर कितना दबाव है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। ब्रिटेन में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तंगी, कई देशों के मुकाबले टेस्टिंग में भारी कमी और आईसीयू में दबाव के मुद्दे रोज उठाए जा रहे हैं। जैसे ही लगता है कि हम इस पर काबू पा रहे हैं, वैसे ही कई नए मरीज आ जाते हैं। रोज लगता है कि आज बेहतर होगा, लेकिन वो बेहतर दिन आता ही नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माने जाने वाला ब्रिटेन यहाँ तक पहुँचा कैसे? गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इनिशियली हर्ड इम्यूनिटी, मतलब एक से दूसरे को लगेगा, और खाली 80% लोग तो खुद ही रिकवर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फैलेगा, सब लोगों को इम्यूनिटी हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रिट्रोस्पेक्टिवली इसको देखते हैं तो समझ में आती है कि ये बात तो सही नहीं थी, और टेस्टिंग पहले से करना बहुत जरूरी था। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव जरूर है, लेकिन वो चरमरा नहीं रही हैं। ब्रिटेन में चंद दिनों में ही 4 बड़े फील्ड अस्पताल खड़े किए गए। निजी कंपनियों के साथ मिलकर वेंटिलेटर्स भी बनाए जा रहे हैं। 5 हफ्ते से चल रहे लॉकडाउन से आम लोगों को होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। सुपरमार्केट समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं चालू हैं। स्कूल बंद हैं, लेकिन जरूरी सुविधाओं में काम करने वाले लोगों के बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह दिन में एक बार घर के पास कहीं खुली जगह में आकर एक्सरसाइज करने की अनुमति है, बशर्ते आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लोगों की नौकरियां और व्यवसायों को बचाए रखने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। सरकार बिजनेस लोन के अलावा कई लोगों की 80% तक सैलरी 3 महीने के लिए देगी। हमने इस स्तर का आर्थिक संकट पहले कभी नहीं देखा। इस वक्त अपनी विचारधाराओं और पुराने ख्यालों को दरकिनार करना जरूरी है, ताकि सरकार अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके, जो कि लोगों की सुरक्षा और सहायता करना है। पर 3 महीने की मदद के बाद क्या होगा और लॉकडाउन से निकलने की एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है। तो कोरोना वायरस ने बदल दिया है जिंदगी जीने का तरीका। और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोविड-19 को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर क्या है पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो के इल्जाम, और कोविड-19 के बाद इटली के लोगों के सामने क्या है नया खतरा। तो बीबीसी दुनिया में अभी है बहुत कुछ बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा। और अब बात पाकिस्तान की, जहां संक्रमण के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 301 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पीपीई के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बीमारी पर नियंत्रण को लेकर सरकार के तरीकों पर सवाल उठा रही है। बीबीसी से खास बातचीत में बिलावल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इमरान खान बीमारी को काबू करने के बजाय राजनीति में मशगूल हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता हुदा इकरम से उनकी बातचीत के अंश। अफसोस के साथ पाकिस्तान में हमारा एक वो क़यादत की बहरान की वजह से इस वक्त तक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच तो दूर की बात है, वो नेशनल यूनिटी भी कायम नहीं है। अच्छा, अब इस वक्त तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कह ही दिया कि सूबों के हाथ में इख्तियार दे दिया, जो चाहें कर लें, तो अब सिंध हुकूमत क्या करेगी? हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कंसेंसस बनाने के लिए भी, और हमारा फोरम्स भी मौजूद है कि हम मुल्क भर में कोई कंसेंसस बनाए। लेकिन कोई एक सूबा का जो एफिशिएंसी है, अगर वो अकेला करने की कोशिश करे, वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ऐसा क्यों तासुर जा रहा है इस वक्त कि बाकी सूबे भी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विफाक के साथ सिंध हुकूमत की एक टसल सी क्यों नज़र आ रही है? और वो अपना नालायकी, अपना नाअहली को छुपाने के लिए वो सबसे कामयाब और सबसे मेहनत करने वाला सूबा को तनकीद का निशाना बनाए हैं। जबकि इस वक्त हमें सब एक होके चलना है, जहां बेहतर काम हो रहा है उससे सीखना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां बेहतर काम हो रहा है, वफाकी हुकूमत का कोशिश है कि उस काम को सैबोटाज किया जाए। अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि वफाकी हुकूमत के फैसलों में किस चीज़ की कमी है, तो वो क्या होगी? इस वक्त हमारा क़यादत का बहरान है। क़यादत का ज़िम्मेदारी है कि एक नेशनल क्राइसिस के मौके पे आप वो मुश्किल फ़ैसले ले जो भले आपका इलेक्शन के लिए गलत फ़ैसले हो, आपका इलेक्टोरली नुकसान पहुँचे, लेकिन आपका मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले हो। इटली को कोरोना वायरस संक्रमण की जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है। नुकसान झेलने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इटली में अब नए मामलों की संख्या घट रही है, लेकिन वहां लोगों को एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग मानसिक दिक्कतों की शिकायतें कर रहे हैं। फोन के जरिए काउंसलिंग कर रहे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण मानसिक बीमारियों की मार को झेलना इटली के लिए आसान नहीं होगा। मेरी दादी 96 साल की थी। उन्हें मेरे माता पिता से संक्रमण हुआ था। अपनी दादी की मौत को याद कर सिमोना सिहर जाती हैं। वो पूछती थी कि हम उन्हें अस्पताल अकेले तो नहीं जाने देंगे ना। मैंने उन्हें हालात समझाने की कोशिश की थी, पर नहीं पता वो कितना समझ पाई होंगी। इस संकट ने यहाँ कई परिवारों को दर्द दिया है, लेकिन इसका मानसिक असर बहुत गहरा है। डर से घिरे कई लोग इस सहायता केंद्र में हर दिन संपर्क करते हैं। कुछ लोग कॉल करके कहते हैं कि वो खुदकुशी करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उनमें से कई बहुत गुस्से में होते हैं। कुछ तो कॉल पर खूब चीखते चिल्लाते भी हैं। कभी कभी चिल्लाने लगता हूँ, कभी लगता है पागल हो गया हूँ। लूका जैसे छात्र के लिए लॉकडाउन बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वो बीते 7 हफ्तों से एक छोटे से फ्लैट में बंद हैं। इस बार जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं और मेरे माता पिता परेशान हो गए थे। दोस्तों को वीडियो कॉल किया कि क्या हमें सच में और वक्त घर में बिताना होगा। इटली ऐसा देश है जहां मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा बात नहीं होती और इस महामारी के वक्त वहां कोई राष्ट्रीय सहायता सिस्टम भी नहीं है। ऐसे में चैरिटी सेवाओं का ही आसरा है। घर घर खाना पहुंचाने वालों को अब लोगों की काउंसलिंग भी करनी पड़ रही है, जिसके लिए उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। लोगों को किसी से बात करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। जो एक स्वास्थ्य समस्या थी वो अब मानसिक समस्या भी बनती जा रही है और अभी नहीं पता कि आगे ये किस रूप में सामने आएगी। और बीबीसी दुनिया में ब्रेक के बाद देखिए, वीरान पड़ा है कश्मीर का खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां घाटियों की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन की वजह से यहां के पर्यटन स्थल वीरान हैं। इन्हीं में से एक है ट्यूलिप गार्डन। एशिया का ये सबसे बड़ा गार्डन फिल्मकारों को भी लुभाता था, लेकिन इस बार यहां सालाना फेस्टिवल भी नहीं हो पाएगा। देखिए रियाज मसरूर की रिपोर्ट। कश्मीर के सिराज बाग में दमक रहे ट्यूलिप के ये पौधे नीदरलैंड से आयात किए गए हैं। ट्यूलिप के फूलों से सजे इस बेहद खूबसूरत बाग को इस तरह से तैयार किया गया है कि एक ही नजर में चटक रंगों वाले फूलों की कई कतारें नजर आती हैं। गार्डन को इस तरह से ढलान में बनाया गया है कि किसी भी ओर से पूरा गार्डन नजर आ जाता है। ये गार्डन जबरवान हिल्स के आंचल में विश्व प्रसिद्ध डल लेक के पास है। तीस हेक्टेयर इलाके में यहां ट्यूलिप की 55 किस्में लगाई गई हैं। 4 नई किस्में इस साल ही शामिल हुई हैं। आमतौर पर हर साल मात्र 20 दिनों के लिए इस गार्डन को आम लोगों के लिए खोला जाता है, क्योंकि ट्यूलिप के फूल कुछ ही दिनों तक खिले रहते हैं। एक सीजन में 3 से 5 लाख घरेलू और विदेशी पर्यटक इसकी सैर करते हैं और खूबसूरत फूलों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। मगर इन दिनों ये बगीचा वीरान है। ना तो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और न ही स्थानीय लोग। लॉकडाउन के वक्त पूरी दुनिया के संगीतकार भले ही घर में कैद हों, लेकिन वहीं से लोगों के मनोरंजन में जुटे हैं। ये है नीदरलैंड्स का द रॉयल कॉन्सर्टगेबाउ ऑर्केस्ट्रा, जिसने किंग्स डे पर देश का राष्ट्रगान बजाया। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स घरों से ही बजाए जा रहे थे, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और आम लोगों ने भी अपने घरों की बालकनियां और खिड़कियों से इनका साथ दिया। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही।